एक ऐसा हिल स्टेशन जो कि बहुत ऊंचाई पे ना हो, जहां पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगता हो, जहां बहुत ठंडक ना होती हो और जहां पर पहाड़ी चढ़ाई बहुत कम होती हो। इतनी सारी कंडीशंस कहाँ फुलफिल हो सकती हैं? मैं बताती हूँ कहाँ फुलफिल हो सकती हैं। कुर्ग में। एक्चुअली साउथ इंडिया के जो हिल स्टेशंस हैं वो काफी कुछ इस कसौटी पे खरे उतरते हैं। वेस्टर्न घाट्स पे बसे हुए हैं, बहुत ज्यादा हाइट है नहीं, लेकिन रेनफॉल की वजह से हल्की फुल्की ठंड भी रहती है। रोड्स भी चौड़े चौड़े होते हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा वाइंडिंग रोड्स ना होने पर आराम से चली जाती है। तो इसी साल यानी 2023 में समर वेकेशंस में प्लानिंग हो रही थी कि कहाँ जाया जाए। वही सारी कंडीशंस यही थी, हिल स्टेशन भी हो, बहुत ज्यादा ठंडक भी ना हो, बहुत ज्यादा वाइंडिंग रोड्स भी ना हो और बढ़िया सा माहौल भी हो, बिल्कुल बढ़िया सिटी लाइफ वाला फील भी आए। मैंने सजेस्ट किया कि इस बार साउथ इंडिया के हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं और सबसे पहले नाम आया ज़हन में तो कुर्ग का। बस प्लानिंग हुई, बुक हो गए टिकट्स और पहुंच गए हम फटाफट बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर में मेरी 2 नीस रहती हैं, बड़ी स्वीट हैं, तो हमने सोचा कि अगले दिन निकलने से पहले क्यों ना हम अपनी नीस से मिल लें। तो भाई बैंगलोर के जो ट्रैफिक जैम्स हैं वो तो बहुत जबरदस्त हैं। तो हम जो कि एयरपोर्ट के पास ही रुके हुए थे, हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम ही लोग हमसे आके शाम को मिल लेना, और वो आए भी। पर उससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा अपने इस ट्रैवल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। साउथ इंडिया के हिल स्टेशन यानी कर्नाटक के हिल स्टेशन कुर्ग ले चलने वाली हूँ मैं आपको। तो मैं कहाँ थी? मैं मेरी नीस के बारे में बता रही थी। हम लोग तो उसे प्यार से सोना कहते हैं, नाम वैसे उसका दीक्षा है। तो भाई रात को दीक्षा, हस्बैंड और भाभी जी सब हमसे मिलने आ गए और फिर हम पास के एक रेस्टोरेंट में जाके हीटेड डिस्कशन करने लगे कि कुर्ग हम कैसे जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं वहाँ से टैक्सी हायर करके, जैसे मैंने गोवा में किया था, मैं कुर्ग भी ड्राइव करके चले जाऊंगी क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट के पास ऐसी जगह नहीं थी जो आपको टैक्सी दे ड्राइव करने के लिए। अब यहाँ पे मेरी नीस मेरे बहुत काम आई। उसने एक फोन नंबर दिया और उसने कहा, बुआ ये सेल्फ ड्राइविंग वाला सपना तो आप ड्रॉप कर दीजिए, पर मैं आपको जिस टैक्सी वाले का नंबर दे रही हूँ वो आपको बहुत ही आराम से ले जाएगा। फटाफट बात पक्की हुई और अगले दिन सुबह उसको टाइम भी दे दिया गया। पर उससे पहले जब हम डिनर कर रहे थे और एक से बढ़कर एक स्नैक्स ऑर्डर कर रहे थे, तब हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए कि भाई अगर मुझे नहीं ड्राइव करना है और ड्राइवर को ड्राइव करना है तो बैंगलोर के पास तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, हम कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि कुन्नूर, चिकमंगलूर, रामनगरम, कुद्रेमुख, मैसूर, हम्पी। बड़े ढेर सारे ऑप्शंस आ गए और मेरी नीस सोना बेचारी परेशान हो गई कि बुआ फाइनली आप लोग कल सुबह कहाँ जाने वाले हैं। मैंने कहा गाड़ी में जब बैठ जाऊंगी ना तुम्हें बता दूंगी, और ये कहकर मैं जोर से हंस दी। यकीन मानिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक, जब तक वो टैक्सी नहीं आई थी, हम कुर्ग और कुन्नूर के बीच में इनडिसाइसिव होकर के झूल रहे थे। पर जैसे ही टैक्सी आई, सामान उसके अंदर रखा गया, एक स्वर में सब बोले, भैया कुर्ग ही चलते हैं। और तकरीबन 3 घंटे तक बैंगलोर सिटी का जाम झेलने के बाद फाइनली हम लोग हाईवे पर आ ही गए। बड़ी चिकनी चौड़ी सड़क थी, मजा आ गया उस सड़क पे आते ही साथ। और फिर रास्ते में लगातार हमने नजर रखी कि हम खाना कहाँ खाएंगे, जैसे कि हमारी हर जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारा डिनर और हमारा लंच। अच्छा पता है, एक बहुत ही डिसहार्टनिंग फैक्ट है जो मैंने डिस्कवर किया। ये पूरे कर्नाटक में एक प्रॉब्लम हमने लगातार फेस करी। ये जो हम इडली सांभर डोसे का सपना देख रहे थे वो हमारा ज्यादा पूरा नहीं हो पाया। हम जहाँ भी गए दोपहर के टाइम या रात के टाइम तो हमें प्रॉपर लंच और डिनर ही लेना पड़ा। पता चला कि यहाँ जो साउथ इंडियन फूड है उसका टाइम फिक्स्ड है, यानी इडली डोसा सांभर ये ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं,
तो ये सुबह 10 बजे तक मिलते हैं और या फिर शाम को मिलते हैं, क्योंकि ये स्नैक्स वाले आइटम्स हैं। बहुत दुखी हो गई मैं तो जब भी साउथ इंडिया जाती हूँ मेरे मन में लड्डू फूटते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इडली, सांभर, डोसा, वड़ा इन्हीं पे जिंदा रहना है। पर यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एनीवे, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और हम कुर्ग की ओर चलते हैं। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हुए, चिकनी सड़क पे घूमते हुए, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर क्रॉस करते हुए हम कुर्ग की ओर पहुंचने वाले थे कि अचानक से अंधेरा हो गया। और जब हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी तो हमें लगा शायद अब गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि हमें तो उत्तराखंड के पहाड़ों की आदत है जिसपे बहुत ही स्टीप चढ़ाई होती है। पर जिस चढ़ाई का हम इंतजार करते रहे वो चढ़ाई तो आई नहीं, सीधे कुर्ग आ गया। एक्चुअली कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है और मेडिकरी वो जगह है जहाँ पे सारा हसल बसल है। चूंकि हमने होटल पहले से बुक नहीं कराया था, इसलिए हमें होटल्स भी ढूंढने का सिलसिला शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहले तो हम कर्नाटक गवर्नमेंट के होटल गए, होटल मौर्या वैली व्यू में, जो कि बहुत ही अच्छे इलाके में बना हुआ है। पर अफसोस वहाँ हमें रूम नहीं मिला, तो हम वापस बाहर की ओर आए, यानी मेडिकरी को क्रॉस करके हम बिल्कुल आउटर के इलाके पे आ गए और हमें मिला होटल ऑल्टीट्यूड। भाई देखिए, हम लोग बहुत थक गए थे, कंडीशन सबकी बहुत खराब थी, तो फटाफट हमने चेक इन कर लिया। पर इस होटल में हमको मजा नहीं आया। देखिए क्या है कि ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, इनमें आपको इतनी सुविधाएं दे देते हैं कि आप जो अपनी पर्सनल सुविधाएं चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पाती है। तो अगले दिन सुबह हम उसके जस्ट बगल में बने हुए कुर्ग पैलेस में शिफ्ट हो गए। यहाँ हमें बहुत बड़ा और अच्छा सा कमरा मिला, जहाँ से व्यू भी पूरी सड़क और हिल्स का आ रहा था। और सुबह सुबह बादल और बरसात भी हमें मिल गए थे। तो आइटिनरी हमने रास्ते में ही फिक्स कर ली थी कि हमको क्या क्या देखना है। पहले दिन हमने डिसाइड किया कि हम एबे फॉल्स देखने जाएंगे। एबे फॉल्स मेडिकरी से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे उतरना काफी पड़ता है। और जिस वक्त हम गए थे एबे फॉल में पानी भी बहुत कम था, पर कोई बात नहीं, हमें तो फॉल देखना था। तो हम ढेर सारी सीढ़ियाँ उतर कर एबे फॉल्स पहुँच कर ढेर सारी फोटोज खिंचा करके ऊपर आ गए। इसके बाद नंबर आया कॉफी प्लांटेशन का। अब यहाँ पे भी नीचे उतरना था और यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन देखने के अलग से भी चार्जेस थे। पर हमने डिसाइड किया कि चूंकि पानी बहुत तेजी से बरसना शुरू हो चुका था, इसलिए भाई वापस हम लोग अपने होटल चले जाते हैं। शाम 6 बजे हम ओंकारेश्वर टेम्पल गए। अच्छा, ओंकारेश्वर टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे इस्लामिक और गोथिक आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये मंदिर बहुत अलग तरह का है। तो यहाँ पे हमने शाम की आरती अटेंड करी, प्रसाद लिया और वापस हम मेडिकरी लौटते समय डोसा, इडली, सांभर ढूंढने लगे, जो कि हमें नहीं मिल पाया उस दिन। तब तक हमने लोकल रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर नहीं किए थे। चूंकि होटल में ही खाना खाया था, इसलिए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला था। वो रेस्टोरेंट्स हमने अगले दिन एक्सप्लोर करे, उडुपी के रेस्टोरेंट्स। वहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा था, इडली, सांभर, डोसा, चाउमीन, वड़ा एंड आइसक्रीम एंड प्रॉपर खाना एंड व्हाट नॉट। तो भाई अगला दिन तो खाने के हिसाब से हमारा बहुत बढ़िया गया। कुर्ग पैलेस में हमारा स्टे बहुत ही अमेजिंग गया था। एक्चुअली जिस भी होटल के आगे एक वॉकिंग एरिया होता है, वो होटल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि शाम को या रात को लेट नाइट टहलने में बहुत मजा आता है। और कुर्ग पैलेस के ठीक सामने से पूरी लंबी चौड़ी सड़क चली गई थी, तो हम रात को खाना खाने के बाद वहाँ पे खूब टहलते थे। प्लस मेडिकरी में हमने एक लोकल ग्रोसरी स्टोर भी ढूंढ लिया था, जहाँ पर हम हर आधे घंटे बाद शॉपिंग करने के लिए फट से अपनी इनोवा में चढ़कर चले जाते थे। पता है, किसी भी अजनबी जगह पे आप जाइए तो अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं ये छुटपुट चीजों की, तो बड़ा मजा आता है ना। मेडिकरी के बारे में आपको एक और बढ़िया बात बताती हूँ। देखिए, पूरा सिटी की तरह से बसा हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ पे हैं, यानी सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको हिल स्टेशन वाला फील आएगा। घर काफी अच्छे बने हुए हैं और रोड्स भी ज्यादातर वेल मेंटेन्ड ही हैं।
चूंकि हमारे पास अपनी इनोवा थी, इसलिए हमने मेडिकरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया अगले दिन। और तब मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि कुर्ग, जिसे हम हिल स्टेशन समझ रहे थे, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली हिल स्टेशन तो मेडिकरी है, कुर्ग में तो और भी बहुत सारी जगह आती हैं। ये वाला दिन हमने डिवोट किया राजा सीट को। दिन भर आराम करने के बाद आराम से हम शाम को राजा सीट गए, अगेन जो कि शहर के बीचों बीच में है। राजा सीट एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा बना हुआ पार्क है हिल पर, और उसमें अनगिनत फूल हैं। बहुत ही सुंदर रास्ते बनाए गए हैं, अलग अलग आपको खड़े होने के लिए, व्यू लेने के लिए सीट्स बनाई गई हैं, अलग अलग जगह पे पगोडास बनाए हुए हैं। और पूरा पार्क इतने अच्छी ढंग से प्लान्ड है कि आप अगर किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आपको पूरा कुर्ग बहुत ही आराम से दिखाई पड़ेगा। सीनिक ब्यूटी का तो जवाब ही नहीं है राजा सीट से। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बेटी आदि, हम सब ने काफी टाइम बताया राजा सीट पे। और तब वहां जाके हमने देखा कि अरे, यहाँ पे तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि तब तक हमें सिर्फ लोकल्स ही दिखाई पड़ रहे थे शहर में। और उसके बाद जब हम डिनर लेने के लिए उडुपी रेस्टोरेंट गए, वहां पर भी हमें ढेर सारे ट्रैवलर्स दिखाई पड़े। तब मैंने खुद से कहा, अब लग रहा है ये टूरिस्ट स्पॉट, वरना तो लग रहा था कि शायद हम ही अकेले हैं जो इस जगह पे घूमने चले आए हैं। 2 दिन मेडिकरी में बिताने के बाद मैंने सजेस्ट किया क्यों ना हम एक रात कुशल नगर में बिताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुशल नगर में क्यों? क्योंकि वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री है। ये वही मॉनेस्ट्री है जिसे दलाई लामा हिज होलीनेस नोबू रिम्पोचे ने 1963 में बनवाया था। 34 किलोमीटर दूर है ये मेडिकरी से, और कुशल नगर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ये स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म भी है। आपको पता है, इसमें 16,000 रिफ्यूजीज और 600 मंक्स रहते हैं। एक्चुअली ये लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है इंडिया में। तो अगले दिन हम फटाफट अपनी पैकिंग करके कुशल नगर में एक छोटे से प्यारे से होटल में टिक गए, जो कि देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन रूम्स अंदर से बहुत ही क्लीन और बहुत ही वेल मेंटेन्ड थे, और बहुत ही शांत जगह पे भी था। दूसरे फायदे की बात ये थी कि जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सा उसके रेस्टोरेंट था। एक्चुअली पूरा फूड प्लाजा था, और उसके बगल में एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी था। तो बहुत कुछ होते हुए भी वहाँ पे भीड़ नहीं थी, और वॉक करने के लिए सामने अच्छी खासी स्पेस भी थी। बस हमने नाइट स्टे के लिए उसी जगह को फिक्स किया। तो सुबह आराम से उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, हमने रुक किया नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री की ओर। एक्चुअली इस मॉनेस्ट्री में जब मैं पहुंची, तब मुझे लगा कि यस, ये वो जगह है जहाँ पे आकर के मेरी पूरी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई है। इट इज ऑसम, इट इज सो ब्यूटिफुल। आपको लगेगा कि आप सीधे तिब्बत में पहुंच गए हैं, एक अलग ही दुनिया में आप आ गए हैं। हर तरफ आपको मंक्स नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे मंक्स की ड्रेस पहने हुए खेलते नजर आएंगे। खूबसूरत आर्किटेक्चर वाली आपको मॉनेस्ट्रीज दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री को यहाँ गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। तो भाई हम हंसी खुशी अपनी मम्मी जी को प्रैम में, हाँ मैं उनकी व्हील चेयर को प्रैम कहती हूँ, उसमें बिठा करके आराम से हंसते बोलते नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री के चक्कर लगाने लगे। जब हम पहुंचे थे तो शायद प्रेयर होने का टाइम हो गया था, इसलिए हम थोड़ी देर नीचे ही रहे क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। जब प्रेयर खत्म हो गई तब हम आराम से ऊपर गए और हमने वहां पर जो लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी सी स्टैचू है उसके दर्शन किए। एक्चुअली ये स्टैचू अकेली नहीं है, बगल में लॉर्ड अमितायुस और लॉर्ड पद्मसंभव भी है, यानी 3 मूर्तियां हैं यहाँ पर। नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री में छोटे छोटे ढेर सारे गार्डन्स भी हैं और वॉक करने के लिए बहुत सारा एरिया भी है। तो हमने लगभग 3 से 4 घंटे नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री में बिताए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कुर्ग जाइए, आप नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री के नाम एक दिन जरूर कर दीजिए। प्लस आप जब मेडिकरी से कुशल नगर आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बहुत दिखाई पड़ेंगे।
बिल्कुल अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। आप वहाँ रुक करके लोकल आर्टिफैक्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली नारियल के जो बाल होते हैं ना, जो जूट होता है, उससे बने हुए काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जो यहाँ की खासियत है। इस एरिया की एक और खासियत है, यहाँ पे टीक और बैम्बू के बहुत सारे पेड़ हैं। अच्छा, क्या मैंने आपको बताया कि कुर्ग को कोदगु नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर नागरहोल रिजर्व फॉरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इसे घोषित किया है क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट और रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 3 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी हैं, ब्रह्मगिरी, तलकावेरी और पुष्पगिरी। कुर्ग की हिस्ट्री तो पुराणों में भी मिलती है। कहते हैं कावेरी नदी के जन्म पर ही कुर्ग वासियों को ब्रह्मा जी ने स्वयं बुलाया था। और अगर रिटन हिस्ट्री की बात करें तो 9th सेंचुरी के बाद से यहाँ का इतिहास मिलने लगता है। कुर्ग वेस्टर्न घाट्स पे बसा हुआ है और यहाँ का मेजर प्लांटेशन जो है वो स्पाइसेस है और कॉफी है। 275 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैंगलोर से। तो अगर हमारी तरह आप भी ऐसे हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जो कि डिफरेंट है, जहाँ पे बहुत चढ़ाई नहीं है, जहाँ पे आपको शहर जैसी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं है, तो साउथ का ये हिल स्टेशन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। एक्चुअली साउथ की ट्रिप हमेशा ही से मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि साउथ इंडिया इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ जा रहे होंगे तो बैंगलोर के ट्रैफिक जैम से आप बच नहीं पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कुर्ग जाते समय हमें 3 घंटे के ट्रैफिक जैम को फेस करना पड़ा। तो जब हम लौट रहे थे वापस बैंगलोर की ओर, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरा रास्ता लें। हमारे ड्राइवर साहब हमको आउटर रिंग रोड से ले आए। पर जब फाइनली हम शहर के अंदर आए तो अगेन हमें 3 से 4 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहना पड़ा। सो देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम ट्रैफिक जैम्स, ओके। पर हाँ, रास्ते में एक बहुत प्यारी घटना हुई जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम बैंगलोर सिटी में एंटर करने वाले थे, लौटते वक्त मेरे दिल से एक आवाज आई कि शाम के 5 बज रहे हैं, काश एक अच्छी सी चाय मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अरे यू वोंट बिलीव, टोल गेट के बाहर ही एक स्कूटर वाला हमारे पास आकर के रुका। एक्चुअली हमने अपनी गाड़ी को रोका ताकि हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। वो हमारे पास आया और उसने हमें ध्यान से देखा। भाई, मैंने जैसे ही देखा कि उसके हाथ में एक थर्मस है, मैं समझ गई कि ये बंदा चाय दे रहा है। एंड यू नो व्हाट, चाय के साथ उसने समोसे भी रखे हुए थे। साउथ इंडिया में समोसे, अनबिलीवेबल। हमने फटाफट उससे चाय ली एंड चाय भी क्या मस्त चाय थी, बढ़िया दूध, चीनी, अदरक वाली चाय इलायची के साथ में। और जब तक हम उस चाय को खत्म करके दूसरी चाय के लिए उसे आवाज लगाने ही वाले थे, तब तक वो भैया जी स्कूटर वापस करके टोल गेट की ओर चले गए। तब हमें समझ में आया कि इनका मुख्य अड्डा वो टोल गेट ही है। एनीवे, हम भी कम नहीं थे। हम इंतजार करते रहे कि एक बार फिर से वो अपना स्कूटर मोड़े और हमें अच्छी सी चाय पिलाएं, जो कि उन्होंने 10-15 मिनट के वेट के बाद मोड़ ही दिया। और फिर से एक बार और हम सब ने चाय का एक राउंड ले लिया। पर हमें उस वक्त क्या पता था कि हम इतनी सारी फोटोज खींचेंगे इस सुंदर जगह की, बढ़िया चाय पियेंगे और ठीक आधे घंटे बाद 3 घंटे के ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। तो ये तो थी मेरी कुर्ग की कहानी। एबे फॉल्स, राजा सीट, कॉफी प्लांटेशन, नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री, ये सब देखने के बाद मेरी आत्मा काफी तृप्त थी। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। कुर्ग के रास्ते में काफी बड़े बड़े शहर आते हैं, जैसे श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पे टीपू सुल्तान का बेरियल हुआ था, मैसूर भी पड़ता है, रामनगर भी पड़ता है जहाँ पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, और साथ ही चन्नपटना भी है। वैसे कुर्ग के आसपास भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। कुन्नूर है, चिकमंगलूर है, रामनगरम है, कुद्रेमुख है, मैसूर जा सकते हैं आप। मेरा तो मन हम्पी जाने का भी बहुत था, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि इन सब के डायरेक्शंस अलग अलग थे। पर अगर आप कम से कम 10 दिन का समय अपने साथ रख रहे हैं तो ये सारे एरियाज आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो भाई, मेरी कुर्ग की जर्नी तो बहुत ही बढ़िया रही थी, बहुत ही अमेजिंग रही थी, क्योंकि एज अ हिल स्टेशन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कुर्ग। और मैं आपसे बोलूंगी कि एक बार कुर्ग पैलेस में भी आप रुक के देखिएगा।
वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल शांत, दूर तक चिकनी सड़क, पहाड़, वैली सब दिखता है वहां से, और वॉक करने के लिए एक लॉन्ग रोड भी है। तो प्लान बनाइएगा समर वेकेशंस में। मैं चलूं अब अगले पॉडकास्ट की तैयारी जो करनी है, मेरी दुनिया विद वीरा में वीरा आपको पूरे भारतवर्ष की सैर करा रही है। तो अगली बार मैं आपको कहाँ ले चलूं? अगली बार मैं आपको पत्नी टॉप और सुंदर नगर ले चलूंगी। चलेंगे ना मेरे साथ? तो मैं चलती हूँ। मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, फॉलो करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है ना?